नमस्कार। आज हम उर्दू भाषा की उत्पत्ति के विषय में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उर्दू भाषा और साहित्य पर जब हम दृष्टि डालते हैं तो हम देख पाते हैं कि इसका इतिहास भी लगभग 1000 साल पुराना है। यानी हिंदी साहित्य के इतिहास की जब शुरुआत हो रही थी उसी समय का है। इस प्रकार इसके भाषा और साहित्य का पर भी भारतीय समाज के विकास, पतन और परिवर्तन का प्रभाव आधुनिक भारतीय भाषाओं और उनके साहित्य का भी कम अधिक प्रभाव अवश्य रहा है। लगभग 10वीं शताब्दी के बाद ऐतिहासिक सामग्री प्रचुर मात्रा में ऐसी एकत्र हो गई कि भारतीय आर्य भाषाओं के समूह में एक नई भाषा ने जन्म लिया। इसे ही उर्दू कहा गया और आज इसे ही जाना जाता है। हमारे देश में द्रविड़ भाषा और संस्कृत भाषा का अत्यधिक विकास आर्य भाषाओं के प्रवेश से बहुत ही पहले हो चुका था। द्रविड़ और संस्कृत भाषा में आश्रित बोलियों के प्रभाव मिश्रित थे। कुछ समय बाद ही आर्य और द्रविड़ परस्पर एक दूसरे के भाषा के सन्निकट आए और उन्होंने एक दूसरे भाषा से बहुत कुछ प्राप्त किया। यानी उर्दू और जो हिंदी है वो एक दूसरे के संपर्क में आ गई और दोनों ही एक दूसरे से बहुत कुछ जानने और सीखने लगे। कुछ समय बाद ही आर्य और द्रविड़ परस्पर एक डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी अन्य भाषा शास्त्रियों ने अनेक ऐसे शब्दों की ओर संकेत किया है जो अस्ट्रिक और दूसरी भाषाओं से लिए गए हैं और वे आज भी प्रचलन में हैं। ये एक बड़ी दिलचस्प बात है कि यहाँ इसका उल्लेख करना आवश्यक प्रतीत होता है कि आर्य जाति ने हिंदुस्तान को दो प्रमुख वर्गों में विभाजित किया, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। मतलब जो हमारी आर्यावर्त की जो संस्कृति थी तो उसने उच्च वर्ग और निम्न वर्ग और उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में आर्थिक और एक सामान्य स्थिति वो तो थी। यानी जो आर्थिक रूप से ऊंची नीची स्थिति होती है वो तो कल भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। लेकिन एक और भी जो ऊंची नीची जाति में बांट दिया। उच्च वर्ग के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, निम्न वर्ग के अंतर्गत शूद्र स्त्रियाँ रखी गई। मतलब इसमें जो पुरुष वर्ग को उच्च वर्ग में रखा और निम्न वर्ग में सिर्फ स्त्रियों को ही लिया। उससे बोली और भाषा में बहुत बड़ा अंतर आ गया। प्रमाणिक तौर पर हम देखते हैं कि संस्कृत के प्राचीन नाटकों के ब्राह्मण, राजा और मंत्री संस्कृत में थे। अब ये देखिए, ये कहने की बात है कि मतलब निम्न वर्ग में जो है निम्न जाति में स्त्रियों को लिया गया था, लेकिन ये निम्न जाति में ही स्त्रियों को नहीं लिया गया, बल्कि सच्चाई ये है कि स्त्रियों को हमेशा से ही नीचे रखा गया है और नीचे रखा ही नहीं गया है। उनके सामने जो उदाहरण पेश किए जाते हैं उनमें जो चीज़ें सामने रखी गई हैं उससे यही बताया जाता है कि तुमको आगे अपने बारे में सोचने का हक नहीं बनता, तुम्हें सोचना ही नहीं चाहिए अपने बारे में। तुम्हें जो कुछ करना है वो सिर्फ पुरुष के लिए ही करना है। ये पुरुष समाज तो कहता ही कहता है, ये पुरुष समाज तो बहुत पहले से कहता चला आ रहा है कि तुम्हें जो कुछ करना है, जो होना है, जो बनना है, तुम्हें परिवार के लिए और पुरुषों के लिए करना है। लेकिन दुख तो तब होता है जब स्त्रियाँ ही ये स्त्रियों के पैदा होने पर रोती हैं, स्त्रियाँ ही स्त्रियों के बढ़ने से रोती हैं, स्त्रियाँ स्त्रियों की तरक्की से दुखी होने लगती हैं। ये बहुत दुख की बात है, इससे बड़ी कोई दुख की बात नहीं ये। और इसका मतलब ये हुआ स्त्री हमेशा से केवल निम्न जाति की नहीं, सारी स्त्रियों को निम्न स्तर पर ही रखा गया है। लेकिन ये स्थिति बहुत दिनों तक नहीं रही। बौद्ध और जैन धर्मों के उदय और उनके विस्तार के फलस्वरूप भारतीय समाज में एक अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ। इसे संस्कृत का पराजय का मुँह देखना पड़ा, प्राकृत को विजय हासिल हुई और जो जैनों के जो साहित्य तो और जो बौद्धों का साहित्य है वो प्राकृत और पाली पर आधारित है। पाली पर तो बौद्धों का है और प्राकृत पर जो जैन का है। तो इससे इन लोगों को जो है इस बात से पीछे आना पड़ा। यानी ये दोनों साहित्य जब समाज में बढ़े और दूसरी बात इनके जो चीज़ें हैं उसमें स्त्रियों को भी बराबर का सम्मान जो दिया जाता है वो एक
देखने वाली महत्वपूर्ण बात थी। इसका प्रमुख कारण रहा कि बौद्ध जैन धर्म ने ब्राह्मणवादी प्रतिष्ठा को बहुत कुछ धराशायी कर दिया। महात्मा बुद्ध ने अपने प्रचार प्रसार स्थानीय बोलियों में ही किया। उन्होंने उस सुझाव को अमान्य कर दिया उनकी शिक्षा संस्कृत संग्रहित कर लिया जाए। उन्होंने इस बात को भी सिरे से नकार दिया भगवान बुद्ध ने कि स्त्रियों की शिक्षा में संस्कृत का होना अनिवार्य है। तो यहीं से शुरुआत होती है कि संस्कृत जो है पीछे की तरफ गई और प्राकृत और पाली और अन्य भाषाएं जो है वो बढ़ने लगी। ये अलग बात है, डॉक्टर सुनील कुमार चटर्जी का कहना है। बुद्ध ने इसे अस्वीकृत कर दिया और साधारण जनों की सभी बोलियों को ही अपना माध्यम रखा। उनका यही अनुरोध कि समस्त जन उनके उपदेश को अपनी मातृभाषा में ही ग्रहण करें। और उनका कहना क्या था कि क्योंकि उपदेश जो है वो लोगों के लिए लिखे जाते हैं, लोगों की पहुंच के लिए लिखे जाते हैं, तो उपदेश हमेशा उन्हीं भाषाओं में होना चाहिए जिन भाषाओं में लोगों तक पहुंच सके। यानी और जिन भाषाओं में क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ यदि एक दक्षिण भाषी है, आंध्र प्रदेश की बोली तेलुगु है, तो तेलुगु भाषी व्यक्ति के लिए तेलुगु में ही उपदेश दिए जाने चाहिए। राजस्थानी व्यक्ति को राजस्थान की भाषा में यदि उपदेश दिए जाए, महाराष्ट्र के व्यक्ति को मराठी में उपदेश दिए जाए, तो वो अधिक अच्छे से वो उपदेश पहुंच सकते हैं और उन उपदेशों का सामान्य जनता लाभ उठा सकती है। ये भगवान बुद्ध का कहना था। इसके लिए संस्कृत या पाली या प्राकृत या कोई विशेष भाषा का होना जरूरी नहीं, बल्कि उपदेश हमेशा उसी भाषा में दिए जाने चाहिए जिस भाषा के लोग जहाँ रहते हों। यानी उनका कहने का मतलब ये था। धन्यवाद। आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। कल हम इससे आगे चर्चा करेंगे। मेरा वीडियो पसंद है, लाइक करना, शेयर करना।